हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आज अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में मैं आज जो नया टॉपिक आपको करा रही हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि जब मैंने इनका प्रीवियस ईयर देखा, 2022 का जब मैंने स्टेट का पेपर देखा और 2023 का देखा, तो इन दोनों ही पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर ये जो टॉपिक है अपने आप में इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैटर इन सराउंडिंग टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी कट करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे एक ही बात बोलती हूँ, केमिस्ट्री को वो इंसान कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। केमिस्ट्री कोई रटने की चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब समझने की चीज़ें होती है ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोगों को से टॉपिक करा रही हूँ, तो क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका अलग होगा, और वो वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, दूसरा, मैं आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कम मिल रहा है। मतलब बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो चैनल को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख पाएँ। ठीक है, ताकि जो भी लोग बैच वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद कहीं ना कहीं उनका स्टेट पेपर यहाँ से निकल जाए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, है ना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो मेरी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें गिवन है। जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं सभी की जो पीडीएफ है वो मैंने वहाँ पर डाल दी है, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, कि जो मैटर होता है वो क्या होता है। देखो, मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी हो सकता है जो यूनिवर्स के अंदर अपना मास रखता है और कुछ ना कुछ वो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो ही क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ये एक पेंसिल है। ठीक है, मैंने इसको कहीं भी रख दिया, चाहे मैं बेंच पे रख दूँ, इसको ज़मीन पर रख दूँ, तो ये पेंसिल जहाँ पे रखी जाएगी उस ज़मीन का कुछ ना कुछ हिस्सा तो ये मतलब स्पेस है कवर करेगी। ठीक है, और जब हम इसको उठाते हैं हाथ में तो इसका कुछ ना कुछ तो वेट है वो हमें फील होगा। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? मैटर की कैटेगरी में आएगा। इसलिए हमने बोला कि मैटर क्या होता है? जो मास पोजेसेस करे, जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होते हैं? मैटर। एग्जाम्पल जैसे कार, पेपर, पेंसिल, ठीक है, प्लैनेट, सन, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं कि मैटर की कैटेगरी में कोई कौन नहीं आता। मतलब जितनी भी हमारी जैसे फीलिंग्स वगैरह होती है, जैसे अफेक्शन हो गया, ठीक है, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, हैट्रेड हो गई, थॉट हो गई, मैनर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, तो ये हमारे मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते और ना ही इनका कोई मास होता है। ये सिर्फ हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, तो ये मैटर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? एक तो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे मानो मैंने बोला कि ये क्या है? पेंसिल है, मैंने इसको तोड़ दिया और जितना पॉसिबल हो मैंने इसका छोटा सा मतलब इसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर दिया, तो जो सबसे छोटा पीस होगा वो इसका पार्टिकल होगा, और ये पार्टिकल मिलकर ही क्या बनाते हैं? पूरी पेंसिल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैटर बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? बहुत ही छोटे होंगे, और उनके बीच में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें कैसे पता चला? देखो, इस एक्टिविटी के थ्रू पता चला कि हमने पानी है, पानी में हमने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। तो क्या होगा? आपने उसको स्टेयर किया, घुमाया, तो वो जो पानी है, पानी में जो चीनी है वो डिजोल्व हो गई। क्यों? क्योंकि जो पानी है, पानी के अंदर क्या है? कुछ स्पेस प्रेजेंट है, तो पानी क्या है? एक्चुअल में उस स्पेस के अंदर चली गई। ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्या पता चला कि शुगर का एक जो क्रिस्टल होता है ना, मतलब ये शुगर होती है, तो इसका एक क्रिस्टल जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो जब हम इसके अंदर डालते हैं तो वो शुगर क्या होगी? अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगी, और वो पार्टिकल्स उस स्पेस के अंदर क्या करेंगे? स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और हमें लगता है कि वो चीनी उसके अंदर घुल जाएगी। उसके बाद फिर आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पर बस इससे क्वेश्चन तो नहीं बना, फिर भी आप पढ़ लो। इसमें क्या है कि पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। एक बीकर में हमने
पानी ले लिया, उसमें हमने KMnO4 आते हैं, उसके क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, तो हमने सिर्फ इसका एक ही पीस डाला था तो इसका कलर पिंक हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml है ये सॉल्यूशन निकाल लिया और इसके बदले में हमने 10 ml पानी, मतलब जितना हमने ये सॉल्यूशन निकाला था उतना ही हमने पानी डाल दिया। तो हर बार जब हम इसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, मतलब पहले जो डार्क पिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट पिंक में। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा डालने पर ही क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका पूरा कलर है वो कैसा हो गया, पिंक हो गया। क्योंकि जैसे ही हमने पानी के अंदर क्रिस्टल को डाला वो उसके अंदर क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया, पिंक कलर दिया। ठीक है, उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, सभी जो पार्टिकल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, जैसे मानो ये एक्टिविटी है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने 2 बीकर ले लिए और 2 बीकर में हमने पानी ले लिया। ठीक है, इसमें क्या किया, एक में हमने क्या डाल दी, नीली रंग की जो इंक आती है ना उसकी हमने एक ड्रॉप डाल दी और दूसरे में हमने हनी डाल दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इस पानी के अंदर इंक डाली तो वो इंक के जो पार्टिकल्स है वो तुरंत इस पूरे पानी में फैल गए और पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन जब हमने हनी को डाला तो हमने देखा कि हनी के जो पार्टिकल्स है वो उतना जल्दी इस पानी में नहीं घुल पाए। क्यों, क्योंकि हमने बोला, हमें यहाँ से क्या पता चला, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स है उनकी जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए वो तुरंत पानी में डलते के साथ ही पूरे के पूरे सॉल्यूशन में फैल गए। लेकिन हनी है उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, वो कम है। ठीक है, इसलिए हनी है वो जल्दी से पानी में नहीं घुल पाया। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब आता है इम्पोर्टेंट, इससे जो क्वेश्चन है वो बना था, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट, भाई हमें पता है कि जो स्टेट होती है मैटर की, तो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों ही क्या होती है, इंटर कन्वर्ट हो सकती है, मतलब हम इनको एक से दूसरे में स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि पानी है ना, पानी अपनी 3 स्टेट में एग्जिट करता है। जब पानी सॉलिड फॉर्म में होता है तो आइस की फॉर्म में रहता है, जब पानी लिक्विड होता है तो वो पानी रहता है, लेकिन जब वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है तो उसकी जो स्टेट है वो गैसियस बन जाती है। ठीक है, और इसको हम एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने बोला कि मेरे पास में आइस है और आइस की स्टेट कैसे है, सॉलिड है ना, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, है ना। हीट प्रोवाइड करने का मतलब जैसे हमने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तब तक तो वो आइस होते हैं, लेकिन जब हम उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब वो सराउंडिंग से हीट लेगा, तो वो क्या होगा, आइस धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होगा, यानी अब उसकी स्टेट कैसी आ गई, लिक्विड हो गई। ठीक है, फिर हम इस पानी को हीट देंगे तो ये पानी किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और हमने अभी पढ़ा कि वाटर वेपर जो होता है ये पानी की गैसीय स्टेट होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, मतलब हमें हीट देनी पड़ती है। और वाटर को जब वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, मतलब हीट देनी पड़ती है। अब हमने क्या किया, वाटर वेपर है जो गैसियस फेम में है, जब वाटर वेपर कूल होते हैं तो ये लिक्विड में बनते हैं। कैसे पता चला, जैसे मान लो आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, हम किचन में खाना बनाते हैं, है ना। जैसे हमने सब्जी बना ली, आपने उसके ऊपर प्लेट ढक रखी है, जब तक वो चल रही थी तब तक तो ठीक है, अब सब्जी बन गई और हमने उसको कुछ टाइम के लिए ढक दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, सब्जी का टेम्परेचर कम होगा, तो उसकी पानी पर जो पहले वेपर थे, अब जैसे ही वो वेपर ठंडे होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ही आप प्लेट हटाते हो उसके ऊपर से पानी गिरने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर जो स्टीम बनी थी अब वो ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। ठीक है, और हमें पता है जब लिक्विड कूल होता है, यानी लिक्विड को जब हम फ्रीजर में रख देते हैं, कूल करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। तो इसका मतलब क्या है, जब हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना हो, तभी तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, यानी हीट देनी पड़ती है। लेकिन जब हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे कूलिंग दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट है आपस में एक दूसरे में क्या हो गई, इंटर कन्वर्ट हो गई।
अब आते हैं अलग अलग फिनोमिना। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में पहला जो प्रोसेस आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, जब भी हम किसी भी एक सॉलिड है, ठीक है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की, तो जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो वो प्रोसेस होता है हमारा क्या, मेल्टिंग। ठीक है, मतलब जब भी सॉलिड स्टेट को हमने हीट प्रोवाइड की तो आफ्टर हीट एब्जॉर्बिंग वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जो मेल्टिंग होता है ना, मेल्टिंग प्रोसेस होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंड होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाए, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेल्टिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा है मेल्टिंग। अब दूसरा आता है एक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि किसी भी लिक्विड का किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, मतलब इसका मतलब क्या है कि उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है, तभी तो उसको मेल्ट कराने में हमें ज़्यादा हीट है वो देनी पड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको इसको समझ में हो गई। उसके बाद फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर जब हमें किसी भी यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है बिना किसी चेंज इन टेम्परेचर के, तो वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, और वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो कितनी होती है, 334 किलो जूल है। ये हीट इतनी एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी एक आइस के द्वारा उसको किस में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये डेटा आपको इस तरह से एज इट इज़ याद रखना है कि जो आइस है उसको कितनी हीट की ज़रूरत होती है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है आइस की 334 किलो जूल होती है। ठीक है, तो इतना इसको याद रखना है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारा फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है भाई, जब कोई भी लिक्विड होता है वो ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर ये होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आता है हमारा बॉइलिंग फिनोमिना। बॉइलिंग फिनोमिना क्या होता है, देखो बॉइलिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई भी एक लिक्विड होता है वो चेंज होता है गैसेस के अंदर गर्म करने पर, वो हमारा होता है बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग भी किस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है ना। किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास में दो लिक्विड है, एक ए लिक्विड है एक बी लिक्विड है। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पूछा कि दोनों में से किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस लिक्विड के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, तभी तो उनको एक दूसरे से अलग करने में हमें इतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होके चेंज होता है गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लेटेंट हीट वेपराइजेशन होता है जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है किसी भी यूनिट मास लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए बिना किसी चेंज इन टेम्परेचर के, वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनको मैं शॉर्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन नहीं बना, बस मैंने अपने नोट्स के थ्रू बस इसको डाल दिया ताकि आपको पता हो। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वाटर की, वो कितनी होती है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। मतलब 1 किलोग्राम अगर आपने वाटर लिया है तो उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट
सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। देखो, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, मतलब इसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद गैसीय स्टेट में। ठीक है, और जब ये वेपर ठंडे होते हैं तो ये वापस से सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में तो इसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब ये उल्टा होगा, या मतलब गैस वापस से कन्वर्ट होगी सॉलिड में, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। अब इसका एग्जांपल कौन सा है सब्लिमेशन का, जैसे आप नवरात्र रखते हो, है ना, नवरात्र में आप कपूर की गोली को जला के भोग लगाते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट उसको हीट देते हो तो आपने देखा होगा कि ये जो नेफ्थलीन की बॉल्स है, जैसे आप फिगर में देख भी पा रहे हो, ये सीधी जल जाती है। जलने के बाद इसका कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। मतलब सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा वेपर में, यानी गैसीय स्टेट में। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। ठीक है, और अमोनियम जो क्लोराइड होता है इसका भी क्या होता है, सब्लिमेशन ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, कि कोई भी स्टेट है उनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर का क्या रोल होता है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, मैंने बोला कि ये क्या है, मेरे पास में लिक्विड है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मैंने फिगर में ही दिखा दूँ आपको, ये एक लिक्विड है। अब आपको पता है कि लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, सॉलिड में क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, और गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, है ना। अब हमें किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है तो हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। अब हम पिस्टन से क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि ये पार्टिकल्स है सारे पास आपस में क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब लिक्विड से हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक दूसरी स्टेट को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, डिक्रीज रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कोई भी गैस है ना, कोई भी गैस है उसको हमें लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने का मतलब क्या है कि हमें उनके पार्टिकल्स को पास पास लेकर आना है। ठीक है, तो ये जैसे गैसीय स्टेट है, हमने इसमें पिस्टन लगा दिए। ठीक है, पिस्टन लगा दिया तो पिस्टन क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, जब तक पॉसिबल हो ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। तो यही होता है लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक हो जाएगा, तो इनको एनर्जी मिल जाएगी और ये दूर दूर हो जाएंगे, तो ये कभी लिक्विफाई हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस का क्वेश्चन बना है, जो सॉलिड CO2, मतलब जब CO2 गैस हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में मतलब जब गैस को CO2 गैस को हमने लिक्विफाई कर दिया, तो जो सॉलिड CO2 होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर जो ड्राई आइस है हमारी वो सॉलिड CO2 में चेंज होती है। ठीक है, क्या बोला कि किसी भी एक ऑर्डिनरी प्रेशर पर, ठीक है, ड्राई आइस हमारी चेंज होती है किसमें, सॉलिड CO2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पर याद रखनी है। अब ड्राई आइस है, इसका काम क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है इसका बहुत ही कम होता है, और ड्राई आइस होती है ये जो मीट और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं, मीट वगैरह, इन सब को क्या है मतलब प्रोटेक्ट करने में क्या करती है, सॉलिड यूज होती है, सॉलिड CO2। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है भाई, इवेपरेशन होता है कोई भी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। जैसे मानो आप, मैंने बोला कि ये एक लिक्विड है, हम आपको इसको क्या दे रहे हो, नीचे से आपने ये इसको गैस पे रख दिया, तो ये पानी पहले ठंडा था, अब गर्म होगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम तो निकलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बॉइलिंग पॉइंट तक पे ही ये स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो रही है कि लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट पर तो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, वो तो बॉइलिंग फिनोमेना हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है, इवेपोरेशन जो होता है ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। कैसा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि ये पानी है इसके अंदर और मैंने इसको हीट दे दी, तो इसमें क्या होंगे, जो बल्क वाले पानी के मॉलिक्यूल्स है वो हीट लेंगे और वो सरफेस पर आ जाएंगे। अब इस सरफेस को छोड़कर ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है, ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, और ये किसका कारण होता है, जो इवेपोरेशन होता है ये कूलिंग का कारण होता है। किसका कारण होता है, कूलिंग का कारण होता है। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है एंडोथर्मिक, क्योंकि इवेपोरेशन, कोई भी लिक्विड है उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ रही है। और जहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इवेपोरेशन है वो कैसा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मी में आप लोग पानी जो है उसको मटके में रखते हो, अर्थन पोट में। ठीक है, तो अर्थन पोट में पानी ठंडा होता है तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, वो इवेपोरेशन प्रोसेस ही होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण ही जो पानी होता है वो हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो इवेपोरेशन प्रोसेस वहाँ पे शो करता है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन के से क्या होगा, जो जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो हमें कूलिंग फील होगी। ठीक है, अब आता है इसके फैक्टर अफेक्टिंग से जो क्वेश्चन बना हुआ है 2023 के अंदर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट डालता है वो सरफेस एरिया। देखो, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे और वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे। जैसे मान लो आपने कपड़े सुखा रखे हैं, आपने एक शर्ट ली। ठीक है, एक शर्ट को तो आपने बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से ओपन करके रस्सी पे डाल दिया, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, सीधा उसको उठाया बकेट में से और उसको डाल दिया। तो किस केस में जो कपड़ा है वो शर्ट है वो जल्दी सूखेगी, जिसमें आपने शर्ट को पूरी तरह से ओपन करके सुखाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शर्ट है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से उस शर्ट के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सरफेस पर आएंगे। ठीक है, सन की हीट एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि ये कैसा फिनोमेना होता है, एक सरफेस एरिया होता है। इसमें सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। और इसमें लिखा भी हुआ है कि जब हम ड्राई क्लॉथ को सुखाते हैं तो स्प्रेडिंग जब हम उसको करते हैं अच्छे से तो उस केस में वो जल्दी सूखते हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट डालता है वो डालता है टेम्परेचर। देखो, रेट ऑफ इवापोरेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक दिन ऐसा है जिस दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी डे है, मतलब उस दिन कोई भी धूप नहीं निकल रही। ठीक है, तो किस केस में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, जिस केस में सनी डे है, बिल्कुल गर्मी है और बहुत ज़्यादा मतलब सन की मतलब धूप है वो निकली हुई है, तो उस केस में क्या होंगे, कपड़े जल्दी सूखेंगे। लेकिन क्लाउडी डे वाले दिन तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होंगे, जो कपड़े हैं वो देर से सूखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सनी डे वाले दिन मतलब जिस दिन बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है, उस दिन क्या हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा उस सरफेस को छोड़कर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इवेपोरेशन हॉट समर डे वाले दिन फास्ट होगा देन विंटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी जो होती है ये इन्वर्सली रिलेट होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, यानी जितना ज़्यादा ह्यूमिड डे होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। क्योंकि मैंने बोला ह्यूमिडिटी क्या होती है कि
एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होना। अब आपने क्या किया, आप क्लॉथ को सुखा रहे हो, ठीक है, और उस दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में एयर में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल ही नहीं पाएंगे, तो वो सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही एनवायरनमेंट में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉथ होता है वो ड्राई डे, यानी जिस दिन ह्यूमिड कम होती है, जिस दिन वाटर वेपर एयर में कम होंगे, उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं देन द रेनी डे, ठीक है, क्योंकि रेनी डे वाले दिन क्या होगा, एयर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं 2022 में और 2023 में, तो आप देख लो कि कैसे क्वेश्चन बने हैं। देखो, ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा वो इंक्रीज होगा अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी वाटर का इवेपोरेशन है वो किस केस में इंक्रीज होगा। तो भाई मैंने आपको बोला था कि एक तो टेम्परेचर, ठीक है, एक तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। दूसरा, सरफेस अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उस केस में भी क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होगा। पहला हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, ये कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर और एडिशन ऑफ कॉमन सोल्ट, मतलब अगर हम कॉमन सोल्ट का एडिशन कर दे और टेम्परेचर को बढ़ा दे। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया राइज इन टेम्परेचर, मतलब हमने सरफेस एरिया को भी बढ़ा दिया, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो यही कंडीशन थी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के बढ़ने से भी बढ़ता है और सरफेस एरिया के बढ़ने से भी बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़कर वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, मतलब किस केस में हीट रिलीज होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में देखो, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कि जब हमारे जो वाटर वेपर है वो ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं, तो ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो वाटर वेपर जब ठंडे होंगे तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे कूलिंग हो रही है, मतलब हीट है वो रिलीज होनी चाहिए। तो पहला तो आंसर इसका क्या होगा, कंडेंसेशन। दूसरा कह रहा है वेपराइजेशन। भाई वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। तो लिक्विड तो वेपर में जब कन्वर्ट होगा ना, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, हीट रिलीज नहीं की जाएगी, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग होगा। थर्ड कह रहा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड होता है वो सॉलिड में फॉर्म होता है, मतलब जब लिक्विड होता है वो जमता है, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में कब बनता है, भाई मान लो आपने वाटर है, वाटर को जब आप फ्रीज में रखोगे तभी तो उसकी आइस बनेगी, मतलब आप वहाँ पे टेम्परेचर को घटा रहे हो, मतलब हीट को निकाल रहे हो, तो इसका मतलब जो फ्रीजिंग है उसमें भी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। फोर्थ है मेल्टिंग। मेल्टिंग में तो क्या होता है, कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है जब उसको हीट मिलती है, तो इसका मतलब वेपराइजेशन और मेल्टिंग इन दोनों में तो हीट एब्जॉर्ब होती है। कंडेंसेशन और फ्रीजिंग दोनों ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, हीट को निकालना पड़ता है। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये आया था किसमें, 2022 में। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना था इसी चैप्टर से, वो बना था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है कि टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब जब स्टेट में चेंज आता है तो उसके दौरान है वो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये बात मैंने आपको जो नोट्स थी उसमें लिखा था कि कोई भी ड्राई आइस है, ठीक है, वो किसी भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, इसका मतलब इसका ये आंसर है वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का वो इंडिकेट करता है वीक मोलिकुलर फोर्स। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो
चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब एक तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर लास्ट कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हाइयर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ सब्सटेंस। मतलब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ये हाई होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमारा जो फर्स्ट है टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, कहीं भी फर्स्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, फर्स्ट के साथ में फोर कंडीशन है। ठीक है, लेकिन सेकंड भी तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, सेकंड, सेकंड के साथ में फोर। ठीक है, सेकंड है ये भी हमारा सही है और फोर्थ है हमारा ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर से क्वेश्चन जो बने हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।